शहरनामा में आठ का खैर मतलब है। आज हम मुल्क के उस इंतहाई अहम मौजू पर बातचीत करेंगे जिससे समाज में और मुसलमानों में काफ़ी खलबली है। जैसा कि मालूम है कि 8 अगस्त को पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पेश किया गया था, जिसमें 40 तरमीमात अमेंडमेंट्स मांगे गए थे, लेकिन वो वहाँ पर फेल हो गया और ये तय हुआ कि इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले किया जाए, जिसमें सभी पार्टियों के एमपीज होते हैं। उसके बाद में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने, जेपीसी ने, उस बिल को, इसका क्या हो या ना हो, इसके लिए आवाम से, वकला से और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो इदारे और तंजीमें हैं उनसे ये कहा कि आप इसमें अपने ऑब्जेक्शंस या सजेशंस सौंपें। इस सिलसिले में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इब्तदाई जो एक दौर था उसमें काफ़ी लोगों से मुलाकात की और उनके सजेशंस, उनके जो एतराज़ात थे उनको लिया रिकॉर्ड पर। हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में लोगों से ये अपील की गई कि वो इस तरमीमात के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि मुसलमानों को ये ख़दशा है, ये डर है कि उनके मस्जिदें, कब्रिस्तान, इमाम बाड़े, खानकाहें, आस्थाने और जो भी मजहबी शायर हैं उनको सरकार हड़पने का कोई मंसूबा बना रही है। इस सिलसिले में काफ़ी सरगर्मी दिखाई गई, बाद सूबों में बहुत सरगर्मी दिखाई गई और लोगों ने बड़ी तादाद में इंटरनेट पर अपने एतराज़ात दर्ज कराए। क्या चीज़ें हैं वो, क्या तरमीमात हैं? हमारे साथ एक बहुत अहम पैनल है जिसमें मोहम्मद हैदर साहब एडवोकेट, बहुत मशहूर एडवोकेट हैं इंडिया के। वो चीज़ें बताएंगे क्या होना चाहिए, क्या क्या नीयत है सरकार की, क्या मशवरे देना चाहिए आपको, क्योंकि कल का दिन आखिरी है लेकिन अभी भी रात बाकी है और दिन बाकी है। हमारे साथ ताहिरा आज़म साहिबा हैं जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ में कल्बे सत्तैन साहब नूरी, जो एक बड़ा कॉलेज है यूनिटी कॉलेज, उसके अहम जिम्मेदारों में से एक हैं। हमारे साथ सरवर हुसैन साहब हैं जो सहर टीवी ईरान के यहाँ नुमाइंदा खसूसी हैं। और मुंबई से हमारे बहुत दोस्त सैयद अफजल इमाम साहब एडवोकेट हैं जो मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और कौमी मामलात में काफ़ी सरगर्म हैं। आइए बात करें और पूछें लोगों के क्या ख्यालात हैं, क्या होना चाहिए और क्या सरकार की नीयत में है। सबसे पहले हम मोहम्मद हैदर साहब एडवोकेट से पूछेंगे कि इन 40 अमेंडमेंट्स में क्या खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं जिससे मुसलमान बेचैन और मुस्तरिब है। वो बताएं कि क्यों इतना खौफ है और इसका इलाज फिलहाल क्या है। मोहम्मद हैदर साहब एडवोकेट। जी, आप सबको मेरा सलाम। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, जब एक अप्रूवल हुआ पार्लियामेंट में और लोगों ने इस बात का को ऑब्जेक्ट किया कि कोई भी कानून को बनने से पहले इस पर डिस्कशंस होने चाहिए, डेलिब्रेशंस होने चाहिए, जो इस बिल में नहीं होना होना प्रतीत नहीं होता है, ऐसा हुआ। तो ये एक रीज़न था।
कि अपोजिशन ने यूनाइट होके एक कॉल दिया और जिसके बेसिस पे एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। सबसे पहले देखिए जानना ये ज़रूरी है कि कानून बनता कैसे है और कौन कानून बनाता है और कानून बनाने के क्या-क्या पहलू होते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या हम पार्लियामेंट के इस सुप्रीम पावर को सबवर्ट कर सकते हैं क्या? या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पार्लियामेंट ये कानून ना बनाए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट जो चाहे वो कानून बना सकती है। कानून जो होता है, जो पार्लियामेंट का कानून होता है, वो केवल 2 आधारों पे चैलेंज किया जा सकता है। पहला आधार है लैक ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, और दूसरा है कि वो जो कानून बन रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रावधान को वायलेट करता है। इसका इस पार्लियामेंट के कानून को चैलेंज करने के केवल यही 2 ग्राउंड्स हैं, तीसरा कोई ग्राउंड नहीं है। तो जहाँ तक लैक ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का सवाल है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में एंट्री नंबर 10 और एंट्री नंबर 28 से ये लॉ कवर्ड है। यानी कि इस पे पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट भी कानून बना सकती है। और ऐसा हुआ भी कि यूपी ने भी कई बार इस कानून में अमेंडमेंट किए थे, और यूपी के कानून को जब असेंट मिल गई थी प्रेसिडेंट की, तो यूपी में यूपी का ही कानून लागू हुआ था एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। तो जहाँ तक पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस का सवाल है, तो पार्लियामेंट इज फुली कॉम्पिटेंट टू पास दिस लेजिस्लेशन। Coming on to the propriety and validity of these 40 amendments which are proposed, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि क्या ये अमेंडमेंट्स हैं क्या, और वक्फ के कानून को किस तरह से ये इम्पैक्ट करेंगे और एक कॉमन मैन को किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ इट। और एक हमारी जो राय है और एक जो सजेशन है, वो जो आई विल गिव एट द एंड ऑफ द सेशन, वो उसके बारे में भी आपसे हम ओपिनियन लेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि वक्फ है क्या। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनको वक्फ के बारे में एक सतही नॉलेज है कि वक्फ का मतलब हो गया कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो दरगाह है, या वक्फ का मतलब हो गया मस्जिद है। लेकिन वक्फ का मतलब इसके बहुत बहुत बियॉन्ड है। वक्फ का मतलब होता है कोई भी ऐसा डेडिकेशन जो खुदा की को दे दिया, के फेवर में कर दिया गया। डेडिकेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी इन द ओनरशिप ऑफ गॉड ऑलमाइटी एंड द डिवोल्यूशन ऑफ द इंटरेस्ट टुवर्ड्स चैरिटी और सम चैरिटेबल पर्पस। ये है बुक डेफिनेशन ऑफ वक्फ। यानी कि वक्फ वक्फ करने की जो कॉम्पिटेंस पहले होती थी, वो आज भी है, वो ये है कि जो भी आदमी किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप रखता है, वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। वक्फ 2 तरह के होते हैं, एक वक्फ अलल औलाद है, एक वक्फ अलल खैर। जो वक्फ अलल औलाद होता है, वो अपने प्रोजेनी के लिए बनाया जाता है कि हमारे प्रोजेनी को किस तरह से उस वक्फ प्रॉपर्टी से बेनिफिट होगा, और अल्टीमेट जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है चैरिटी या चैरिटेबल पर्पस। दूसरे तरह का, और ये जो वक्फ अलल औलाद होता है, ये वक्फ डीड के हिसाब से चलता है। कैसे उसमें मुतवल्ली अपॉइंट होंगे, वक्फ की इनकम का यूज़ किस तरह से होगा, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ कैसे असाइन की जाएंगी और किस तरह से उसका यूज़ होगा, ये वक्फ डीड के हिसाब से होता है। दूसरा वक्फ जो इम्पोर्टेंट है, जिसकी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है, आई थिंक 80% ऑफ द वक्फ, मोर देन 80% वुड बी वक्फ अलल खैर। तो वक्फ अलल खैर होता है जिसका ऑब्जेक्टिव केवल और केवल चैरिटी होता है या चैरिटेबल पर्पस होता है, जिसमें मस्जिदें, खानकाहें, कब्रिस्तान, दरगाहें और तमाम और रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो इसके ज़ेरे निगरानी होते हैं, वो उसका एक पार्ट होते हैं। जो अमेंडमेंट आए हैं, अगर आप देखें तो 40 अमेंडमेंट जो हैं, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो हैं, जैसे हमने देखा एज अ लॉयर हम आपको बताएंगे कि एक वक्फ ट्रिब्यूनल होता है वक्फ एक्ट के अंतर्गत। वक्फ ट्रिब्यूनल का काम है कि वक्फ से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको डिसाइड करें। तो उस ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर्स होते हैं, और होता भी यही है कि 3 मेंबर्स के होने के पीछे रीज़न ये है कि कभी डेडलॉक नहीं होता। अगर कभी डेडलॉक होगा तो 2:1 की मेजॉरिटी से उसका डिसीजन हो जाता है। तो 3 मेंबर्स जो होते थे वक्फ ट्रिब्यूनल के, उसमें एक ऐसा आदमी होता है जो डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का ऑफिसर हो। दूसरा होगा जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी पीसीएस ऑफिसर सीनियर होगा। और तीसरा एक ऐसा आदमी जिसको इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की नॉलेज हो। ये जो अमेंडमेंट्स आए हैं, उसमें जो थर्ड मेंबर है जिसको इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की नॉलेज हो, उसको डिलीट कर दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंटली, ना केवल उसको डिलीट किया है, बल्कि जो जो उसके प्रिसाइडिंग मेंबर हो, जो जिसकी आज की डेट में जो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का होता है, उसको सर्विंग या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज कर दिया। अब रिटायर्ड अगर चेयरमैन होगा, तो वो गवर्नमेंट की जो चॉइस होगी वो ऐसे आदमी पे होगी जो प्लायबल हो। और आज की डेट में देखिए, सबसे ज़्यादा जो डिस्प्यूट है और सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है, वो उन प्रॉपर्टीज़ पे है जिस पे सरकार गलत रूप से काबिज है।
वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे, जिसका डिस्प्यूट चल रहा है। तो इस अमेंडमेंट में गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, गवर्नमेंट के कब्जे में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका एक अलग तरह का ट्रीटमेंट उन्होंने बताया, और ये भी कहा है कि जो सर्वे कमिश्नर होगा उसका पद समाप्त करके वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर दे दी गई है, सर्वे कमिश्नर वाली। और वक्फ प्रॉपर्टी को डिमार्केशन करने का, वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने का, वक्फ प्रॉपर्टी की जांच करने का जो कुछ भी राइट है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया गया है। आज की तारीख में हम देखते हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो अगर पावर्स की हम बात करें तो ज़िले का एडमिनिस्ट्रेटिव मुखिया तो वो होता ही होता है, तमाम और मुतफर्रिक काम होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ज़िम्मे होते हैं। तो उन ड्यूटीज़ के बाद एक ये एडिशनल बर्डन उसको देना, ये वक्फ एक्ट के जो प्रावधान है और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए ये बना है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट वगैरह का जो इसका टाइटल है, वो उसको अचीव नहीं कर पाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो एक नया अमेंडमेंट है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सारे पावर्स दिए जा रहे हैं, दिस शुड बी ऑब्जेक्टेड टू। इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रोविजंस हैं, जैसे इसमें आगा खानी और बोरास के लिए एक अलग वक्फ बोर्ड बनाने की तजवीज़ की गई है। तो इस्लाम में तो फ़िरक़े बनाने की मनाही है, बहुत सख्त मनाही है, और इस तरह से फ़िरका परस्ती हो जाएगी इस्लाम में। अब देखिए 2 फ़िरकों को आपने अलग कर दिया, फिर आप तमाम और फ़िरके हैं जो अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम करेंगे, वो कहेंगे हमारे लिए भी अलग वक्फ बोर्ड हो, तो वो पॉसिबल भी नहीं है और रीज़नेबल भी नहीं है, और एक सेंसिबल डिसीजन भी नहीं होगा। इसलिए ये अमेंडमेंट जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है जिसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जा रहा है या डिक्लेयर कर दिया गया है, या जिस पे डिस्प्यूट है, उस पर भी तमाम इन्होंने कॉमा और फुल स्टॉप लगा दिए हैं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसमें भी पावरफुल बना दिया है। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ऑलवेज एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक कानूनी पहलू होता है जिसमें जो कहा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसमें है नीमो डेबिट एस यूरिक्स इन प्रोप्रिया सुआ कॉसा, जो ये कहता है कि कोई भी आदमी अपने खुद के मैटर में जज नहीं बन सकता। तो ये चूँकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही एक अग्रीव पार्टी होगा, अग्रीव पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा, वो खुद ही उस मामले में अगर रिपोर्ट देगा तो दिस विल समवेयर compromise with the intent and objectives which are supposed to be achieved by this act. इसके अलावा अगर हमने देखा होगा कि और इसके अलावा जो इसके प्रोविजंस हैं वो ये है कि आपको वक्फ की प्रॉपर्टी जो डिक्लेयर करेंगे 6 महीने के अंदर सारे उसके पोर्टल के ऊपर आप सारा डेटा आप उसका भर देंगे, जो एक पोर्टल बनेगा। तो ये जो 6 महीने की कैद है ये मेरे हिसाब से अनरीजनेबल है, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये वक्फ बोर्ड जो है या वक्फ अब आज की डेट से वक्फ बनना बंद हो जाएंगे या वक्फ कॉन्स्टिट्यूट होना बंद हो जाएंगे, वक्फ बनेंगे, लेकिन उसमें इस तरह का अगर कोई प्रोविजन रखा जाएगा कि जो ये कहेगा कि 6 महीने की ही मियाद है, इसके बाद वो विंडो क्लोज हो जाएगी, दिस इज अनरीजनेबल। ये विंडो हमेशा ओपन रहनी चाहिए और उसको एडिट और ऑल्टर करने का भी राइट होना चाहिए। यस, गवर्नमेंट कैन पुट प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस फॉर दैट। ये बताइए कि सबसे ज़्यादा जो एतराज़ात लोगों को हैं वो इस पर हैं कि जो नॉन मुस्लिम जो कि शरीयत और वक़्त के बारे में नहीं जानते हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट हो रहेगा, और फिर एक आमिराना या डिक्टेटराना तरीक़ा होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स का, उनको तरह पावर इतने दे दिए गए हैं वो किसी की सुनेंगे नहीं। वो सरकार की जो सरकार की नीयत होती है उसी पर काम करते हैं। तो देखिए जहाँ तक बाबा ये जो मेंबर्स का सवाल है, जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स की जो बात की जा रही है, वो जो उसके पीछे इंटेंट जो गवर्नमेंट बता रही है वो कि टू ऐड मोर वाइब्रेंस टू दी वक्फ बोर्ड, मतलब और सारे कम्युनिटीज़ को आप उसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। लेकिन ये वाइब्रेंस सिर्फ मुस्लिम वक्फ में नहीं होनी चाहिए, फिर ये वाइब्रेंस दिखाई देनी चाहिए और भी इदारों में। हाँ, तो मतलब अगर आप वाकई सेक्युलरिज्म के पक्षधर हैं और आप चाहते हैं कि एक सेक्युलर नेशन बने और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात करते हैं, तो अगर इस तरह की चीज़ है तो फिर वो हर जगह होनी चाहिए। फिर अगर ये आपकी हम तजवीज़ मान भी लें तो आपने इसमें जो एक और रिकमेंडेशन कर दिया है कि वो केवल वही आदमी वक्फ कर सकेगा जिसने 5 साल तक मुस्लिम रिलीजन प्रैक्टिस किया हो। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की इनकंसिस्टेंट हो गई। तो ये कैसे पता चलेगा कि 5 साल तो पिछले 5 साल से वो मुसलमान है? वो जो टर्म 5 साल का रखा गया है वो 5 साल हो गए, 3 साल क्यों नहीं हो गया और 10 साल क्यों नहीं हो गया?
इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या नेक्सस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ नॉट क्लियर। तो आपको बताएं, जैसे इस तरह के जो चीज़ें, इस तरह के जो प्रोविजंस आते हैं जो ऑन द फेस ऑफ इट अनरीजनेबल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रतीत होते हैं और आर्बिट्रेरी लगते हैं, तो दे कैन ऑलवेज बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये जो दो मेंबर्स का जहाँ तक सवाल है, तो इसका जो इंटेंशन और जो ऑब्जेक्टिव है इट इज़ नॉट वेरी क्लियर। और जहाँ तक मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी का सवाल है, तो इन दो पॉइंट पे उनको बहुत बड़ा डिसकंटेंट है कि वो क्योंकि वक्फ बोर्ड जो होता है मॉनिटर करता है सारे वक्फ को, पूरे प्रदेश के जितने भी वक्फ हैं उनका सबका वो सुपरिटेंडेंस और कंट्रोल है वक्फ बोर्ड के पास। तो उसमें किस तरह के, अच्छा जितने भी वक्फ हैं सबका जो ऑब्जेक्टिव है वो चैरिटेबल तो है ही है, लेकिन रिलीजियो चैरिटेबल है। तो जो रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस हैं उसके बारे में जो मुस्लिम कम्युनिटी या जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हमारी जानती है, उसके बारे में दूसरी कम्युनिटी नहीं जानती। तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न और बहुत बड़ा चैलेंज है, विच आई एम श्योर कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कंसीडर करेगी और इस पर्टिकुलर पॉइंट को वो ड्रॉप करेगी। नहीं, तो ये बताइए कि जो ये कहा जा रहा है कि वक्फ के ऊपर पास इमलाक बहुत है, लेकिन इन मुस्लिम वक़ाफ़ के पास में, लेकिन तेलंगाना और आंध्रा वगैरह में ज़्यादा ज़मीनें हैं जो कि मंदिरों के पास हैं। तो जैसा आपने अभी कहा, फरमाया कि ये मतलब सेकुलरिज्म का अगर है तो दोनों तरफ होना चाहिए, तो वहाँ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसी से नियत पता लगती है कि वहाँ मुसलमानों का कोई वो, क्योंकि उसमें तो कोई अमेंडमेंट आ नहीं रहेगा। अमेंडमेंट तो इसमें आ रहा है जिसमें सिर्फ मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये इससे आप ताहिरा हसन साहिबा क्या समझती हैं कि ये इसमें नियत में खोट है या क्या है, कि या तो पैरिटी होना चाहिए कि अगर मुसलमानों के साथ रहे तो हिंदुओं में भी होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये बात, जी जी, देखिए मेरा तो कहना है, देखिए लीगल जो पॉइंट है वो हैदर भाई ने बताया। मैं जो समझ रही हूँ वो एज अ सोशल और विमेन राइट्स एक्टिविस्ट, मुझे लगता है कि देखिए जो ये जमीनें दी गई हैं ना, ये सरकार की है ना हमारी हैं। ये जमीनें जो दी गई है, जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं, ये लोगों ने दिया है, अल्लाह के नाम पे दिया है। वक्फुल औलाद भी है, लेकिन जो अल्लाह के नाम पे दी गई हैं वो दी गई है कि ऑप्रेस क्लास, विडो, जितने इस तरह के ऑर्फनेज हैं, आपके मज़ार हैं, दरगाह हैं, इमामगाहें हैं, मस्जिदें हैं, मुसाफिर खाना, इनको मेंटेन किया जाए। तो जाहिर है उस कमेटी में जो मुस्लिम है तो उनको थोड़ा रिलीजियस नॉलेज है, वो उसको उस लेवल पे कर सकता है। जिस तरह से मंदिरों के भी ट्रस्ट है, गुरुद्वारे के भी ट्रस्ट है, उसमें ऐसा नहीं है कि अलग अलग करके लोग रख लिए गए कम्युनिटी के। ये कोई डाइवर्सिटी का यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि कोई बात है डाइवर्सिटी की। जो रिलीजन है वो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया समथिंग वेरी पर्सनल, और स्टेट हमेशा न्यूट्रल होता है। स्टेट कभी भी रिलीजियस नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो यहाँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जो 40 अमेंडमेंट होते हैं, मैं बार बार तमाम चैनल्स पे यही बात कहा, नेशनल चैनल्स पे, कि जो 40 अमेंडमेंट्स आप करने जा रहे हैं उससे वक्फ बोर्ड में क्या जो ये करप्शन की बात हो रही है वो रुक जाएगा? वहां भी तो आपके ही लोग, जो भी गवर्नमेंट होगी पार में, उसी के लोग बैठाए जाएंगे। तो क्या ऑडिट तो पहले भी कमिश्नर कर रहा था, देख रहा था, अब आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर सब रजिस्टर्ड होंगे। तो 1976 या 73, मुझे ठीक से नहीं याद है, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय की प्राइम मिनिस्टर ने सारे चीफ मिनिस्टर्स को लेटर लिखा था देश के कि भाई जो वक्फ की जमीन है, इंक्रोच्ड है, जो सरकार या पर्सनल लेवल पे है, उसको खाली कराइए या उसको उस रेट पे पैसे दीजिए जो उस वक्त प्रेजेंट रेट चल रहा है। तो पहले क्या उससे ये सब छूट जाएगा? क्या उसका इससे 40 अमेंडमेंट्स आप कर रहे हैं उससे क्या फायदा? और औरतों का रहना वक्फ बोर्ड में कोई मना नहीं था, प्रोहिबिटेड नहीं था। आपने कहा कंपलसरी कर दिया, इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द जेंडर जस्टिस, लेकिन उससे होगा क्या? ये पहला सवाल ये है कि पर्सनल लॉ बोर्ड में भी औरतें आई तो क्या औरतों के सारे मसाइल उन्होंने हल किए? वोकल रही वो? आप किस तरह के लोगों को ला रहे हैं, कौन लोग वहां बन रहे हैं, कुछ ये भी तय होगा किस तरह से लेंगे, जिन्हें नॉलेज है, जो अपलिफ्टमेंट में आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से आप करेंगे? 40 अमेंडमेंट करने का मतलब मेरे समझ में नहीं आया। ये 40 अमेंडमेंट करके आप किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे? तो मुझे लगता है कि नियत कहीं सही नहीं है।
और अभी बहुत से सिग्नेचर कैंपेन वगैरह चल रहे हैं। मेरे पास भी आया है कि आप ईमेल कीजिए इसको, लोग कर रहे हैं, भेज रहे हैं। और मुझे लगता है जॉइंट पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी में जो ये गया है, वहां पे ये अमेंडमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये अमेंडमेंट देखिए, इसमें सवाल उठना चाहिए। एक लेमैन का ये सवाल होगा कि 40 जो आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, उससे फायदा क्या? जब क्या ये रोक लग रहा है? करप्शन आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हाँ करप्शन है, थोड़ा बहुत करप्शन, क्या अच्छा खासा करप्शन है, वक्फ बोर्ड में एक्सेप्ट। तो आप उस करप्शन को इस 40 अमेंडमेंट से रोक देंगे क्या? आप कैसे रोकेंगे इसको? इसके लिए आपका क्या ब्लूप्रिंट है, आप बताइए किस तरह से आप रोकेंगे? और जो इंक्रोच प्रॉपर्टी ऑलरेडी वक्फ बोर्ड की है, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक लंबे समय पहले लिख गई लेटर, उनको क्या रिलीज किया गया? कितनी जगहों पे तोड़ के, मदरसों को तोड़ के जो ले ली गई जमीनें तमाम ले ली गई, तो उनको क्या किया जाएगा? उनको वापस किया जाएगा? इसके बाद क्या होगा? 40 अमेंडमेंट के बाद आप उन जमीनों को वापस कर देंगे? मुकेश अंबानी का जो महल बना है उसको वापस करा देंगे? कैसे करेंगे आप? कुछ इसका अमेंडमेंट का होना चाहिए ना, क्या होगा? तो इससे तो नहीं होगा कि हम 40 अमेंडमेंट कर देंगे, औरतों को इंक्लूजन हो गया, महिलाओं का सब लाभ 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 हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए लोगों को शक शुबा है। अदरवाइज देखिए, अगर अच्छे के लिए, बेटरमेंट के लिए कोई रिफॉर्म हो रहा होता तो ऐसा नहीं है कि हम किसी के पीछे चले जाएंगे कि कोई कह रहा है कि आप ये करिए ऐसा होगा, हम उसके पीछे नहीं जा रहे थे। मैंने कहा एक्सेप्ट करप्शन है वक्फ बोर्ड में, ये मैं कह रही हूँ करप्शन है, उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये 40 अमेंडमेंट उसको रोक नहीं रहे हैं। तो ये बात साफ हो जाती है कि आपका पॉलिटिकल विल ये नहीं है कि आप करप्शन को रोकें। आपका पॉलिटिकल विल ये नहीं है कि वो जो प्रॉपर्टी है जो वक्त की गई वो उनको, जो उसके हकदार हैं उन तक पहुंचे, ये आपका पॉलिटिकल विल नहीं है। नहीं तो आप उस तरह की बात करते और उस तरह से आप देखते, सारे जितने भी वक्त की प्रॉपर्टीज है उनको रजिस्टर किया जाए, पूरा सब रजिस्टर्ड, और देखा जाए कहाँ कहाँ उसमें गलतियां हुई, किन किन लोगों ने गलतियां की, उन पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। भाई अकाउंटेबिलिटी फिक्स कैसे कैसे होगी, ये कहाँ बताया गया है? ये सबसे अहम सवाल है कि अकाउंटिंग कमिश्नर कर रहा था ऑडिट, और डीएम साहब के पास सब रजिस्टर्ड होगी, सब सरकार के लोग ही करेंगे। और जब से वक्त शुरू हुआ है ये सरकार के ही अंडर में है, चाहे जो सरकार हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जो सरकार होगी उसके ही अंडर में रहता है वक्त वो। और शायद मैं चाहूंगी कि हैदर भाई इसको बताएं कि जो नेशनल इसकी कमेटी है वक्फ बोर्ड की, उसमें माइनॉरिटी का मिनिस्टर होता है, वो जो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको तो रखा जाता है ना, वो तो उसका पार्ट होता है। माइनॉरिटी मिनिस्टर जो है उसका पार्ट होता है, तो वो तो पहले से है। और फिर कमिश्नर भी है, उसके लिए कहीं लिखा है कमिश्नर मुस्लिम होगा जो ऑडिट करेगा, तो वो भी कर रहा है। तो अब आपने क्या ऐसा 40 अमेंडमेंट करके आप क्या ले आए ऐसा, क्या आप कह रहे हैं कि हमने सब ठीक कर दिया और सब करप्शन खत्म हो जाएगा और वो बेटरमेंट हो जाएगा? और बार बार ये सवाल हो रहा है, जिस चैनल पे भी नेशनल गई, कि वो बेनिफिट जो है वो जिस क्लास को मिलना चाहिए, ऑप्रेस क्लास को, उसको मिलेगा, उस तक पहुंचेगा। तो ये कैसे पहुंचेगा? इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तो मुझे लगता है बिल्कुल नियत, मुझे नहीं लगता है कि बहुत साफ है। इसमें तो कुछ दाल में काला है ये। बहरहाल अफजल इमाम साहब, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़? जी सुन रहा हूँ। कि जब ऑलरेडी बोर्ड्स हैं, मौजूद हैं, और उसके अलावा बहुत डेवलपमेंट की है, यानी इतनी एजेंसीज हैं, तो ये आप क्या महसूस करते हैं कि ये सब क्यों किया जा रहा है? देखिए, इस सिलसिले में बिल या वक्फ एक्ट के सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू हैदर भाई ने की और उसके बाद ये मोहतरमा ने बताया, तो ज़्यादा कुछ कहने के लिए रह नहीं गया इस सिलसिले में। मगर फिर भी हमारा ये कहना है कि ये जैसा कि मोहतरमा फरमा रही थी कि ये आई वॉश है और कुछ नहीं है, ये सिर्फ आई वॉश है अफसर भाई, और कुछ भी नहीं है। कुछ न बनेगा ना बिगड़ेगा, जैसे था वैसे ही है। कुछ अख्तियारात गवर्नमेंट के पास ज़्यादा आ जाएंगे, उसका वो जो यूज़ करना चाहें करेंगे। इस सिलसिले में जब जगदम्बिका पाल जो जेपीसी के चेयरमैन है अफसर भाई, वो सबसे पहले बॉम्बे आए थे। जी, बॉम्बे आए थे, अहले सुन्नत हजरात ने उनको इनवाइट किया था या खुद वो आए थे ये नहीं जानता मैं,
बहरहाल मुझको भी बुलाया गया था वहाँ पर, मैं गया था, मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई थी जेपीसी के चेयरमैन से, और मैंने उनको ये सजेशन रखा था कि आप जो है वाजिब चीज़ें हैं वही इसमें रहने दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और इस सिलसिले में आप पब्लिक इनविटेशन लें, एडवर्टीजमेंट करके मेल की शक्ल में, सजेशन की शक्ल में, या एडिशन की शक्ल में, या जो भी है। इस सिलसिले में बहरहाल उन्होंने अपना वादा निभाया। जाने के बाद उन्होंने अखबारात में नोटिस दी थी इसकी। अच्छा, उस सिलसिले में अब मुसलमानों में कई तबके हैं। एक तबका तो अफसर भाई ये है कि वो कह रहा है कि ये खारिज होना चाहिए, जो तरमीम 40 किए जा रहे हैं ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं, ये असर नौ ख़त्म हो जाने चाहिए। कुछ तबका ऐसा है कि कुछ उसमें तरमीम और तनसीख के साथ उसको कबूल करना चाहता है। चूँकि मैं लीगल कन्वीनर हूँ ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का, तो ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड ने शुरू में इसकी मुवाफ़क़त की थी। मेरी मौलाना यासूब से और मौलाना एजाज साहब से बात हुई, और मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि फिर मैं लीगल कन्वीनर नहीं रहूँगा अगर आप मुवाफ़क़त करेंगे तो इसकी जी मुखालिफत करनी चाहिए, क्योंकि हम मुसलमानों से अलग नहीं जा सकते। जी या मुसलमानों की बात थोड़ी देर के लिए छोड़ भी है अफसर भाई, तो ये शियों के लिए कहाँ ये मतलब सजा के लड्डू पेड़े मिल रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो बहरहाल उन्होंने कल ही मुझसे कहा कि हमने जो है ऑब्जेक्शन अपना दे दिया है, और अब कहाँ तक वो दिया, क्या दिया मुझको पता नहीं, मैं उनसे फॉलो अप करूँगा। मैंने भी सबसे पहले ऑब्जेक्शन जो देने वाला हूँ मैं ही हूँ, और मैंने उसको चार्ट बना के दिया था, मगर इत्तेफाक से है मैं अभी हमारी के जुलूस में हूँ, तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मैं चलिए, बता आपका नहीं बहुत सकता। बहुत 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 अफजल ईमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुलूस में इस नहीं, वक्त मेरे जी, मैं सबके लिए दुआ करूँगा, और इंशाल्लाह इसके लिए भी दुआ करूँगा कि जो हम चाहते हैं ये वक्फ बिल में वही हो। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आप तशरीफ ले जा सकते हैं, आप जुलूस में ठीक। हैं। जी, कलवी सिप्तान साहब नूरी जो एक बड़ा कॉलेज चला रहे हैं, यूनिटी कॉलेज, जिसमें तमाम तरह के बच्चे, यानी तमाम फ़िरक़ों के, तमाम तबक़ात के बच्चे हैं। ज़ाहिर है कि उनका इंटरेक्शन उनके वालिदैन से भी रहता है और दानिशवरों से भी रहता है। माशाल्लाह से काफ़ी सोशल एक्टिविज़्म उनके पास में है। आपका क्या ख़्याल है कि ये इसमें कहाँ से शरारत हो रही है, और क्या वाक़ई सरकार की नीयत ख़राब है या क्या चीज़ है? असल तो ये होना चाहिए था कि जो वक्फ बोर्ड हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी को एस्टेब्लिश किया जाता और वक्फ बोर्ड की जाँच पड़ताल होती, लेकिन वो उसके बजाय वो उन्हीं ने 1995 के अमेंडमेंट्स में 2024 में लाने की ऐलान कर दिया, और उसका नतीजा सबके सामने है। जी, नूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हैदर सलाम। साहब जो है लीगल माशाल्लाह एक्सपर्ट है, उनकी बात बहुत ही दमदार और वजनी थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस हुकूमत में अगर कोई भी चीज़ मुसलमानों के नाम पर आएगी तो उसको शक और शकूक की निगाह से देखा जाएगा। जी वही इस बिल के साथ भी हुआ कि जैसे ही हुकूमत ने ऐलान किया कि एक हम बिल ला रहे हैं, तो ये 3-4 महीने पहले से एक बेचैनी पैदा हो गई थी, और अगर ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में होती तो अब तक कानून बन चुका होता। ये तो इनकी मजबूरी है कि कुछ सीटें कम आ गई थी, तो वो जेपीसी की मांग जो है वो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली। तो बहुत ही ये एक बेचैनी का सबब भी है, क्योंकि जो हमारा ट्रस्ट है उसमें, या मुस्लिम ट्रस्ट होंगे, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गैर मुस्लिमीन को क्यों शामिल किया जा रहा है। इस पॉइंट पर मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा एतराज़ है। और दूसरा पॉइंट ये कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा उसको इतनी जिम्मेदारियां दिए जाने का क्या औचित्य है, जबकि हम सब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के इशारे पे चलता है, और उनके हुक्म की तामील बजा लाना उसकी जिम्मेदारियों में से एक होती है। तो वही मसला है कि करप्शन खत्म नहीं हो रहा है। शिया वक्फ बोर्ड में भी आप देखिए कि करप्शन हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और पूरी कौम में एक इंतशार है। हालांकि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे या गवर्नमेंट चाहे तो हुसैनाबाद ट्रस्ट हो या शिया वक्फ बोर्ड हो, उसके करप्शन को रोका जा सकता है। लेकिन इस करप्शन को रोकने के बजाय उसमें उनका कंट्रीब्यूशन है। तो अब मेरा सवाल ये है कि जेपीसी अगर रिपोर्ट दे देगी या कुछ सिफारिशें अगर वो
उसमें तरमीम करके चेंजेस करके गवर्नमेंट के सामने पेश करेगी, तो क्या मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट जेपीसी की उन रिकमेंडेशंस को मानने के लिए बाध्य होगी? मेरा हैदर साहब से ये सवाल है। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट का अभी कोई उसमें रोल नहीं है। जो भी रिकमेंडेशंस जेपीसी के सामने की जा रही हैं, वो जेपीसी कंसीडर करेगी और इस बिल को तरमीम करेगी अगर चाहेगी तो, और वो तरमीम किया हुआ बिल पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाएगा और फिर उसके बाद वो प्रोसीजर फॉलो होगा फॉर पासिंग द बिल। तो जेपीसी का रोल सिर्फ इतना है कि देखिए, अगर आपको याद हो तो जेपीसी जब लखनऊ आई थी तो मौलाना सैफ अब्बास साहब से मिली थी और उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि आपने हमसे तो ऑब्जेक्शन ले लिए, लेकिन ऐसे तमाम लोग हैं जो ऑब्जेक्शंस देना चाहते हैं, तो यू शुड हैव अ डेडिकेटेड मेल आईडी। तो उन्होंने मेल आईडी उसके बाद ही, उनकी मीटिंग के बाद वो मेल आईडी क्रिएट किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूँ इधर कई तंजीमें और कई क्लेरिक्स और कई लोग एक स्कैन कोड पे बना के भेज दे रहे हैं कि आप ये हमने एक तैयार किया है मसविदा और आप इसको भेज दीजिए। तो जो मसविदा तैयार किया है बहुत ही वो चैट जीपीटी का मसविदा तैयार किया हुआ है, 10-12-15 लाइन का, और सेम मसविदा लाखों लोग भेज रहे हैं उस पर क्लिक करके। तो इस तरह का मतलब भेड़ चाल चलने से हमारी एक तो कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा बिलिटल होती है बिफोर दी अथॉरिटीज़, और दूसरा अगर 1 लाख इस तरह के कट पेस्ट वाले रिप्रेजेंटेशन चले जाएंगे तो जो जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन है जिसमें वाकई तथ्यात्मक चीज़ें लिखी हैं, प्रॉपर ऑब्जेक्शंस लिखे हैं, वो उनकी कहीं ना कहीं उनकी निगाह से दूर हो जाएंगे और जेपीसी उनको कंसिडर ही नहीं कर पाएगी। तो ये कट पेस्ट वाली जो आदत है, कम्युनिटी को आंखें बंद करके इस तरह के स्कैन पे क्लिक करके अपना नाम सिर्फ डाल के भेजने की जो तजवीज़ की जा रही है, दैट इज़ रॉन्ग। सबसे पहले तो समझना चाहिए कि एक अमेंडमेंट नहीं है उसके अंदर 40 अमेंडमेंट्स हैं। तो जो 40 अमेंडमेंट्स हैं उसके बारे में समझना होगा कि किस अमेंडमेंट का क्या इम्पैक्ट है, और आप आंख बंद करके ये नहीं कह सकते कि हम सारे अमेंडमेंट को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि आप अगर सारे अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर देंगे, देखिए आपके यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, यू आर रूल्ड बाय दोज हु यू हैव इलेक्टेड। तो आप अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से पार्लियामेंट में अपनी बात रखते हैं। तो आज की डेट में आपको ये पता होना चाहिए कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अगर आपसे ऑब्जेक्शंस मांगे हैं और सलाह मांगी है और राय मांगी है, तो राय इस तरह की होनी चाहिए जो एक्सेप्टेबल भी हो। एक जो आपको बताऊं, जो करप्शन की बात हम कर रहे हैं कि बहुत करप्शन है, और बिल्कुल करप्शन है। करप्शन का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वक्फ बोर्ड के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी जो मिलती है वो ग्रांट के माध्यम से मिलती है। गवर्नमेंट एक भीख देती है, ग्रांट देती है। वाई कांट देयर बी अ बजटरी एलोकेशन एवरी ईयर? एक बजट क्यों नहीं बन जाता? वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉयज़ को स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के समतुल्य क्यों नहीं माना जाता? स्टेट गवर्नमेंट इस बारे में कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? ना तो कभी सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने और ना ही यहाँ के माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कभी इस बारे में सीरियसली सोचा है। हर बार वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉयज़ को अपनी सैलरी के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश या सेंट्रल वक्फ बोर्ड के 36 महीने की सैलरी ड्यू है। तो जब इस तरह के सिनेरियो में लोग काम करेंगे तो क्यों नहीं करप्ट होंगे? वो हर आदमी को अपना घर चलाना है। तो हमने भी एक तजवीज़ करी है कि वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉयज़ को, ना कि देखिए इसमें सिर्फ ऑब्जेक्शंस नहीं देने हैं, इसमें आपको रिकमेंडेशन भी देने हैं। पॉजिटिव रिकमेंडेशन दीजिए कि वक्फ बोर्ड के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के समतुल्य माना जाए और उनकी हमारी सैलरी का आपसे गुजारिश है कि आपकी आवाज में बहुत असर है, तो आप 2.5-3 मिनट के क्लिप अगर बनाकर वीडियो यानी कौम में चलवा दें, पूरे इंडिया भर में चल जाए तो उसका बहुत असर होगा। इंशाल्लाह ये क्या करना चाहिए हमको? नहीं, एक तो पॉजिटिव रिकमेंडेशंस बनाए हैदर भाई, उसको हम लोग भेजें। कंप्लीट होने दें। एक तो ये पॉइंट है कि वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉयज़ को स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय माना जाए और उनकी सैलरी और जो भी इनको सोशल बेनिफिट्स हैं वो एज स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिले। तो वो वो तो अलग मसला है। फिलहाल ये जो बिल आ रहा है इस पर आपकी जो राय है, इसको आप वीडियो की शक्ल में बनाकर, मेरी गुजारिश है आपसे कि 2.5-3 मिनट का एक वीडियो बनाकर आप हम ही को भेज दें, तो हम पूरे इंडिया में उसको फैला देंगे इंशाल्लाह। और दूसरा जो इसमें जो बिल क्या करना चाहिए हम लोगों को, क्या करना चाहिए? अक्लमंदी वाला फैसला जी। एक और जो इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है कि जो 7% जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता था वक्फ बोर्ड को, जो जितनी भी इनकम हो रही है वक्फ की उसका 7% दिया जाता था पहले, उसको घटा के 5% कर दिया है। अब आपको बताऊं, ये जो कंट्रीब्यूशन आता था उसी से आज की डेट में सैलरीज पे होती हैं वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉयज़ की, उसको घटा दिया, वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉय को आपने और मार दिया। तो ये जो तजवीज़ है 7% से 5% करने वाली, ये भी गलत है। एक जो इम्पोर्टेंट
एस्पेक्ट है। करप्शन कहाँ से शुरू होता है? करप्शन शुरू होता है वक्फ अलल खैर में मुतवल्ली के अपॉइंटमेंट से। और आज की डेट में नूरी साहब आपसे अच्छा कौन जानता है कि किस तरह से मुतवल्ली अपॉइंट हो रहे हैं। जी जी ना तो उनका कैरेक्टर देखा जाता है, ना तो उनके एंटीसीडेंट्स देखे जाते हैं, ना तो उनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखी जाती है। किसी टॉम डिक एंड हैरी को राह चलते को बुला के मुतवल्ली बना दिया जाता है। और ये सबसे बड़ा सोर्स ऑफ करप्शन है, सबसे बड़ा कॉज ऑफ करप्शन है वक्फ बोर्ड्स में। तो मैंने जो तजवीज़ करी है वो ये करी है कि मुतवल्ली का अपॉइंटमेंट जो हो 1 लाख से ऊपर के वक्फ का, उसको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अपना सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस का, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट कलेक्टर का, और साथ ही साथ उसको जितने भी वक्फ अलग खैर में मुतवल्ली के ऑफिसेज जहाँ पे वेकेंट हो रहे हैं, अखबार में इश्तिहार निकले और प्रॉपर एक एडवर्टीजमेंट होके एप्लीकेशन मंगाइए। एप्लीकेशन में जो आदमी मुतवल्ली बनना चाहता है वो प्रपोजल अपना पूरा बना के दे कि वक्फ की प्रॉपर्टी की बका के लिए वो क्या करेगा और कैसे करेगा, और इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से एनालाइज किया जाए, और फिर वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो इंटरव्यू लेके और उसको मुतवल्ली अपॉइंट किया जाए। और अगर किसी को लगे कि मिस्टर एक्स जिनको मुतवल्ली बनाया गया है उनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो चैलेंज कर सकता है वो उस चीज़ को वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने। दूसरी चीज़ मैं ये चाहता हूँ कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल है, बजाय इसके कि एक वक्फ ट्रिब्यूनल स्टेट कैपिटल में हो, ये मंडल लेवल पे जितने भी रेवेन्यू डिविजन्स हैं वहाँ पे हो, हर जगह 3 मेंबर्स हो। और जो थर्ड मेंबर है, जो वकील है या जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का माहिर है, उसकी सैलरी भी मिनिमम उतनी होनी चाहिए जितनी उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर की सैलरी है, तब वक्फ ट्रिब्यूनल भी ईमानदारी से काम कर सकेंगे। इसके अलावा ये हैदर जो साहब एक मेरी रिक्वेस्ट है वो फिर से वही है कि कट पेस्ट मत करिए और आंखें बंद करके स्कैन करके अपने रिप्रेजेंटेशन मत भेजिए। थोड़ा सा अकल लगा के, थोड़ा दिमाग लगा के हमारे कम्युनिटी वाले अपने प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भेजें जिससे कि एक्चुअली वो कंसीडर किए जा सके। अच्छा, क्या ये हो सकता है कि ये जेपीसी टाइम एक्सटेंड कर दे, क्योंकि इसमें 13 तारीख लास्ट डेट है और 13 कल है, और अभी करोड़ों लोग बाकी हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, झोपड़पट्टी और बस्तियों में रहने वाले लोग। तो क्या अगर ये बड़े पैमाने पर रिक्वेस्ट की जाए तो जेपीसी एक्सटेंड कर सकती है? कोई प्रोविजन ऐसा है या बस ये हरफ आखिर है? नहीं, देखिए बिल्कुल जेपीसी जो है उसके पास पूरा राइट है इस टाइमलाइन को एक्सटेंड करने का, क्योंकि उसमें जो 31 मेंबर्स हैं, फॉर्चुनेटली उसके जो चेयरमैन हैं वो उत्तर प्रदेश से ही हैं और उनको यूपी के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि मुहर्रम चल रहा है और आज लास्ट डे है मुहर्रम का। तो एक पर्टिकुलर सेक्ट जो मुहर्रम के इंतजामात में और मुहर्रम के प्रोग्राम्स में बिजी रहता है, जैसे अफजल इमाम साहब भी अभी इस समय हमारी के जुलूस में हैं, तो वो कम्युनिटी डिप्राइव हो जाएगी अपने प्रॉपर ऑब्जेक्शन देने के लिए। तो अगर उस कमेटी के जो नुमाइंदे हैं, जो हमारे क्लेरिक्स हैं, जो हमारे मौलाना हैं, नूरी साहब हैं, आप लोग अगर मिलके एक रिप्रेजेंटेशन देंगे कि इसके 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन इसका टाइम एक्सटेंड किया जाए तो ज़रूर एक्सटेंड किया जा सकता है। जी, सरवर हुसैन साहब भी हमारे साथ में जो हैं, जो ईरान के सहर टीवी से जिनका ताल्लुक़ है, वो यूपी के ब्यूरो चीफ हैं। हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या एनालाइज किया ये पूरी इस एपिसोड में, क्या वो समझ रहे हैं और क्या होना चाहिए। सरवर हुसैन सबसे साहब। पहले तो आप तमाम सीनियर हजरात की खिदमत में मेरा सलाम। मैंने जो अब तक आप लोगों की बातें सुनी, चूँकि हम फील्ड पर मौजूद होते हैं और आम आदमी से हमारा राब्ता रहता है, इस सिलसिले में हमने कई स्टोरीज भी फाइल की हैं और जो उलमा हजरात का इस सिलसिले में मीटिंग्स हुई हैं उसमें भी हम गए। तो मेरा सवाल एडवोकेट मोहम्मद हैदर साहब से ये था कि वो कह रहे थे कि ये जो कॉपी पेस्ट का जो एक वो चल पड़ा है, लेकिन अभी हुसैन अफसर साहब बता रहे थे कि वो भी जो है वो अपने हदफ तक नहीं पहुंच पा रहा है, इवन कॉपी पेस्ट का ये हाल है। तो मसला ये है कि हम अपनी आवाज़ अपने लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। आज ही एक सोशल मीडिया पर मैंने एक पोस्ट देखी, हालांकि वो मज़ाक खेज थी, लेकिन ये कि एक ऑटो रिक्शा पे लिखा हुआ था कि हॉर्न धीरे बजाइए, मुसलमान सो रहा है, ये कौम सो रही है। ये वाकई ये कौम अभी तक सो रही है। तो सवाल मेरा जो एडवोकेट मोहम्मद हैदर साहब से ये था कि कानून तो खैर हर एक चीज़ के लिए बना हुआ है, तो क्या कानून इस जो अभी बनेगा या जो प्रपोजल दिया जा रहा है कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं
और जेपीसीबी इसके ऊपर जो है वो मत्थापच्ची कर रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कानून बन जाने के बाद भी जो वक्फ बिल और आने के बाद वो जो इसके अंदर चोरियां हो रही हैं, बेची जा रही हैं, वक्फ को जो है वो खुर्द बुर्द उसमें जारी है, क्या उसके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा? और अगर नहीं होगा तो फिर इसका मकसद क्या है? आम आदमी ये जानना चाहता है कि आखिर इसका मकसद क्या है, क्योंकि कानून तो हर एक चीज के लिए बना हुआ है। कानून से तो ये इसका क्या मकसद है? ये बिल क्यों आना, क्यों क्यों वो लोग लाना चाह रहे हैं? क्या आपने पत्रकार की हैसियत से खुद क्या महसूस किया और क्या एनालाइज किया सरवर साहब? मेरे ख्याल से आवाज शायद ठीक से आई नहीं है। मैं अपनी बात दोबारा नहीं, आपकी आवाज आई है और हम लोगों की आवाज, हमारी आवाज आ रही है अब तक? आप बंद तो नहीं हो गया भाई? सरवर साहब आप सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो हैदर भाई आप क्या जवाब देंगे इसमें? जवाब देंगे? सरवर साहब, मेरा तो जवाब यही होगा कि जब इंडियन पिनल कोड आने के बाद क्राइम कम नहीं हुआ, भारतीय न्याय संहिता आ गई तो क्राइम कम हुआ। इसी हिसाब से इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के आने के बाद भी वक्फ में जो करप्शन कम नहीं होगा, वक्फ में जो बदउनवानियां चल रही हैं वो कम नहीं होंगी, जब तक कि हम अपना खुद नहीं सुधरेंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये जो बिल आया है, इसमें ना सिर्फ हमें ऑब्जेक्शंस करने हैं बल्कि हमको रिकमेंडेशन भी करने हैं, क्योंकि वी कैन नॉट शट आवर आईज टू द फैक्ट दैट पार्लियामेंट हैज गॉट ऑल पावर्स टू पास दिस बिल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट हम अगर हम ऑब्जेक्शन करेंगे या हम एक वन लाइनर एक मेल लिख के भेज देंगे कि वी रिजेक्ट ऑल दी अमेंडमेंट प्रोपोज्ड अमेंडमेंट्स, तो जेपीसी पे इतना ज़्यादा दबाव बन जाएगा कि वो इसको नहीं लाएगी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को आपको ऑब्जेक्टिवली बताना पड़ेगा, और हमने उसमें जो अपना रिप्रेजेंटेशन हमने भी दिया, हमने 15 पेज का रिप्रेजेंटेशन दिया है, और उसमें हमने रिक्वेस्ट भी करी है कि इसमें ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम पर्सनली आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक पर्सनल ऑडियंस की भी उनसे रिक्वेस्ट करी है। तो अगर हमें पर्सनल ऑडियंस की हमारी रिक्वेस्ट कंसिडर होती है एंड दे परमिट मी, तो हम जाके जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने भी अपना केस प्रेजेंट करेंगे एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। तो अगर वक्फ बोर्ड मुतवल्ली के अपॉइंटमेंट पे हम क्लैरिफिकेशंस जारी कर दें, अच्छे लोग मुतवल्ली वक्फ के बने, जो बाहैसियत लोग हों, जो अच्छे कैरेक्टर के लोग हों, वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉयज़ की सैलरी का पे प्रोटेक्शन उनको मिले, वक्फ ट्रिब्यूनल के जो मेंबर्स हैं उनकी इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए उनका पे पैकेट ऐसा रखा जाए कि जो करप्शन की जहाँ पे करप्शन का कोई स्कोप ही ना रहे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर ये इम्प्लीमेंट होंगी तो वाकई इस प्रपोज्ड एक्ट का ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा, और वक्फ की प्रॉपर्टीज जो आज की डेट में एक्सटिंक्ट हो रही हैं और जिसमें तमाम तरह की और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकेंगी। हमारे साथ में मकसूद अली साहब भी हैं। मेरा एक छोटा सा और सवाल जी जी जरूर। हुसैन अफसर साहब, एक छोटा सा और सवाल ये है कि वो हमारा जब इंटरेक्शन होता है पब्लिक से और आम आदमी से, जब हम बात करते हैं तो उसका एक सवाल ये उठ के सामने आता है कि वक्फ जो है एक जाती मिल्कियत को पेश किया जाता है कौम के लिए या मजहब के लिए, या उसका जो पर्पस बताता है कि भाई ये मैंने अपनी जाती मिल्कियत जो है ये मैंने जो है वो डोनेट कर दी है। तो क्या इंडियन पिनल कोड में ऐसा कोई शक नहीं है, कानूनी शक नहीं है कि वो जो है वो उसको प्रिजर्व रखे कि भाई इसमें किसी की मुदाखलत नहीं हो सकती है, ये कोई सरकार या कोई हुकूमत इसके ऊपर जो है वो अपनी मर्जी नहीं चला सकती, क्योंकि वो जाती मिल्कियत जो है वो वक्फ बनी है, वो सरकार की जमीन या सरकार का कोई ऐसा नहीं है जो उसको वक्फ बनाया गया है, वो तो उसकी अपनी जाती मिल्कियत थी जो उसने वक्फ कर दी है। तो इस तरह का कहाँ पे ऐसा आ रहा है? मतलब अगर किसी भी आदमी ने कोई वक्फ बनाया है तो वक्फ की मिल्कियत तो खुदा की हो गई होगा। तो वो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट वक्फ का एस्पेक्ट यही है कि आदमी अपने आप को डाइवर्स कर देता है फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी
and God Almighty becomes the owner of that property. So once you divest yourself from the ownership of your own property, तो वो खुदा की प्रॉपर्टी हो गई और उसके ऊपर किसी का आधिपत्य, किसी का अधिकार नहीं रहता, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो खुद वो आदमी हो जिसकी प्रॉपर्टी वो पहले थी। और जहां तक इस प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट का सवाल है, तो वक्फ एक्ट में धारा 52, धारा 54 है जो इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए अधिकृत करती है। लेकिन फिर वही बात आती है कि जो वक्फ बोर्ड के जिनके जरिए से इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कराना होता है, वो इतने ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट और इनएलिजिबल होते हैं कि वो प्रॉपर्टीज जो इंक्रोच होती हैं वो हमेशा के लिए इंक्रोच हो जाती हैं, ना तो उसके ऊपर लीगल कार्रवाई हो पाती है, ना तो उसका फॉलोअप हो पाता है। सही कह रहे हैं। हमारे साथ में मकसूद अली साहब भी हैं जिनका ताल्लुक लखीमपुर से है और वहाँ बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं इन चीज़ों में, और वो उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सवाल पूछेंगे वो हैदर साहब से। मकसूद अली साहब। बाबा भाई आदाब, हैदर भाई आदाब, सभी लोगों को आदाब। और जो कुछ हमको अगर पूछना था तो उसमें बहुत सी चीज़ें तो मैं इतनी देर से सुन रहा हूँ और मुझे जानकारी भी आप लोगों के माध्यम से हो रही है। दरअसल ये इतना ज्वलंत मुद्दा है, लगभग लखनऊ से 250 किलोमीटर की दूरी पर मैं बैठा हुआ हूँ अपने एक छोटे से गांव में, और मैं यहाँ गांव का प्रधान भी हूँ। एक लोगों में संशय बना हुआ है जब से ये शुरू हुआ है वक्फ अमेंडमेंट बिल वाला, तो गांव का छोटा सा आदमी भी, चूंकि सोशल मीडिया का दौर है और वो सब देख के आता है, भाई वो मैं अपनी संपत्ति थोड़ी सी मस्जिद में दे दिया था, वो तो अब सरकार कब्जा कर लेगी, हमारे कब्रिस्तान सरकार लिए ले रही है, हमारी मस्जिदें सरकार लिए ले रही है, हमारे करबले सरकार लिए ले रही है, इस तरीके का। अब नेपाल बॉर्डर का गांव है तो आप समझ लीजिए गांव में भी चूंकि सोशल मीडिया की वजह से गांव का आदमी और हर आदमी जागरूक हो गया है, तो एक संशय बना हुआ है हैदर भाई, लोग डरे हुए हैं इस अमेंडमेंट को लेकर के। और इस बीच में तरह तरह के वीडियोज आ रहे हैं कि आप इस तरीके का करिए, आप इस तरीके का करिए, आप ये प्रत्यावेदन भेजिए, आप कोई मौलाना साहब बोल रहे हैं, कोई दिल्ली से बोल रहा है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो प्रत्यावेदन दिया जाए वो कुछ सूरत में दिया जाए, किस तरीके का दिया जाए, और लोगों में एक भय है कि हमारी संपत्तियां हमसे सरकार ले लेगी। तो अभी तक आपने जैसे हम लोग का सारा डिस्कशन सुना है, देखिए कोई भी एक्ट या कोई भी इनैक्टमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि जो वेस्टेड राइट्स हैं किसी प्रॉपर्टीज में, या अगर किसी ने किसी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया तो उसको कोई ऐसा कानून बनाकर उसको छीन लेगा। अगर वो इस तरह का कोई भी इंटेंट किसी भी एक्ट का होता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा और वो चैलेंज हो सकता है, कानून पूरा खत्म हो जाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में कॉन्स्टिट्यूशन के अगर बरखिलाफ कोई भी एक्ट आता है वो चैलेंज किया जा सकता है। तो जहाँ तक छोटे छोटे लोगों का सवाल है, और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि तमाम लोगों के मेरे पास भी फ़ोन आए, मेरे पास रोज़ मैसेजेस आते हैं दर्जनों लोगों के पूरे स्टेट से कि वकील साहब बताइए किस तरह से हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को बचा सकते हैं इस बिल से। तो पहली चीज़ तो यह है कि बिल के बारे में लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, और ना ही अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में हमारे अपने जो उलमा हैं उन्होंने प्रॉपरली लोगों को बैठाल के जानकारी दी है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है उलमा का, क्योंकि शरीयत की बात है और वक्फ के कानूनों की बात है, तो उनको इस बात की थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए कि वक्फ का मतलब क्या है, वक्फ कितने तरह के होते हैं। और ये जो वक्फ एक्ट है 1995 का जो आया था, उसके बाद 2013 में भी इसमें अमेंडमेंट्स हुए, तब इतना ह्यू एंड क्राई क्यों नहीं था। और अब आज की डेट में जब 2024 में हम बैठे हैं और अमेंडमेंट होने जा रहे हैं, तो उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे ये लग रहा है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को गवर्नमेंट छीन लेगी या ले लेगी। देखिए ये जो भ्रांतियां हैं, इन भ्रांतियों को हमें दूर करना, और फिर वही बात है कि इसको हमें कट पेस्ट वाले रिप्रेजेंटेशंस आगे भेजकर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो भी हमारे रिप्रेजेंटेशन वो इतने और इतने एप्ट हो कि पार्लियामेंट्री कमेटी और उसके ऊपर एक्ट करे और हमारी कार्रवाई करे। ये एक बड़ा सब्जेक्ट है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस पर सेमिनार करने की जरूरत है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लेकिन यही बात पैदा की
है और लोग समझे कि ये लोग क्या चीज समझ लो। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने और इस मुल्क का अहम और हैदर साहब ने खास करके बहुत सी बारीकी से उन चीजों को बताया करके ये खारी कुएं में जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।